ओला उबर के लिए जो इन्होंने सरकार ने नया गाइडलाइन लाया वो तो मिला जुला के काफ़ी हद तक अच्छा ही है, क्योंकि दोनों तरफ के लोगों को लाभ होगा तो उसमें कोई समस्या तो आनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि पहले पीक आवर्स में जो डबल टिबल रेट, फिर उसके बाद इसमें लोग क्या करते थे कि भाई चलो हमने बुक कर लिया, बुक करने के बाद में फिर कैंसिल कर दो, किधर सस्ता दिखा तो उससे कैंसिल कर दो, तो वो सब से तो छुटकारा मिल जाएगा। I think this is really a good initiative from the government which will just allow people to just book freely without thinking about a hefty charge. कस्टमर्स का फायदा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेनिफिशियल है, बट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मे बी नॉट, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग प्रीफर ही इतना करते कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कोई ट्राई नहीं करता ओला वगैरह, तो वो ज़्यादा हो जाता है मैक्सिमम। I think it was a long needed one because when there are rides which are for a shorter distance, due to the price hike, people always had to pay a lot because they had no other option. अगर ग्राहक और टैक्सी दोनों को सिमिलर करके रहें तो अच्छी बात है, किसी का ना नुकसान हो और ना ही किसी का ज़्यादा फायदा हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। जी हाँ, ये आपने लोगों की बात सुनी है और ये इनके दिल की बात है, इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब अगर आप ऑफिस जाने के लिए ओला या उबर बुक करेंगे तो किराया तो गुना होगा, या फिर बरसात का समय है, राइड बुक करनी हो, पीक डिमांड का समय है, कैब बुक करनी हो तो किराया डबल होगा। इस बात से आप पहले से ही वाकिफ तो होंगे ही, लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूं ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये मैं कह रही हूं इसीलिए क्योंकि सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को पीक आवर्स में सर्च प्राइसिंग की छूट दे दी है। मतलब जब जरूरत सबसे ज्यादा होगी, जेब पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ेगा। जी हाँ, आपने ये बात बिल्कुल सही सुनी है। अगर आप अभी तक नहीं इसको समझ पा रहे हैं, सहमत नहीं हो पा रहे हैं, आपको झटका मिला है, तो यहाँ सरकार ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने ओला, उबर और दूसरे कैब एग्रीगेटर्स को सर्च प्राइसिंग लागू करने की औपचारिक छूट दे दी है। मतलब अब कंपनियां पीक टाइम पर बेस फेयर से दोगुना तक किराया वसूल सकती हैं, और वो भी नियमों के तहत। कंपनियां यहाँ पर कहती हैं कि ये मार्केट मैकेनिज्म है, जब डिमांड ज्यादा होती है तो कीमतें भी बढ़ती हैं और इससे ड्राइवर्स को भी फायदा होता है। लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या इसका फायदा सचमुच ड्राइवर्स को होता है? ज्यादातर हिस्सा कंपनी खा जाती है या सिर्फ एल्गोरिदम के नाम पर उपभोक्ता की जेब काटने का ये एक तरीका है? सवाल ये भी है कि जब सरकार की रेल एयरफेयर पर कैपिंग का शिकंजा है तो यहां पर क्यों नहीं है? और कुछ बड़े सवाल जो आपके स्क्रीन पर भी हम फ्लैश कर रहे हैं, जो हमारे पैनलिस्टों से भी हम पूछेंगे। सर्च प्राइसिंग सुविधा का नाम है या शोषण की नई परिभाषा है? क्या कैब राइडर्स अब सिर्फ जरूरत पर नहीं, स्थिति और समय के आधार पर अब बुक करनी होगी? क्या सरकार ने कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उपभोक्ता की अनदेखी यहां पर कर दी है? कि एल्गोरिदम आधारित किराया प्रणाली पारदर्शी है या भ्रामक है? ओला, उबर वसूलेंगे ज्यादा पैसे, क्या अब वक्त आ गया है कि इनके मोह से भंग हो जाना चाहिए? खास मेहमान जिनके सामने हम ये सवाल रखेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। तनवीर पाशा ओला उबर कैब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, आनंद जो कि प्रेसिडेंट इंडियन ड्राइवर एसोसिएशन है, श्रीराम खन्ना कंज्यूमर राइट्स एक्सपर्ट है। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। चलिए, तो यहाँ पर मेहमानों से तो आपको मिला लिया है, लेकिन खबर क्या है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? सरकार ने मंजूरी क्यों दी है? किन किन शर्तों के तहत यहाँ पर मंजूरी मिल गई है सर्च प्राइसिंग की? जानते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से। कैब एग्रीगेटर्स को सरकार ने बेस फेयर से किराया 2 गुना तक 2 टाइम्स तक बढ़ाने की छूट दे दी है, इसकी मंजूरी दे दी है। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन 2025 के तहत सरकार ने जो बेस फेयर होगा उसके 2 गुना तक किराया बढ़ाने की ये मंजूरी दे दी है। लेकिन शर्त यह है कि ये पीक आवर्स, यानी कि ऐसे में जब डिमांड और सप्लाई के बीच गैप रहता है, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, यानी कि जो कैब की गाड़ियां हैं उनकी सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। अक्सर ऐसे मौके होते हैं जब कोई इवेंट होता है, बारिश मौका होता है, ऐसे में जब डिमांड ज्यादा है तो उसको पीक आवर्स माना जाता है, और पीक आवर्स में जो बेस फेयर है उसका 2 गुना तक किराया बढ़ाने तक की, या बेस फेयर से 2 टाइम्स तक ये जो किराया है उसको बढ़ाने तक की छूट यहाँ पे दी है, और इसका सीधा फायदा ओला और उबर को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ नई गाइडलाइन में इस बात का भी जिक्र है कि नॉन पीक आवर्स में जो बेस फेयर है उससे 50% तक नीचे किराया वो ऑफर कर सकते हैं। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि इससे जो ड्राइवर्स हैं उनको फायदा पहुंचेगा। जो ओला उबर, अगर हम खासकर बात करें तो
उन ड्राइवर्स को फायदा पहुंचेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन ये जरूर है कि इसके चलते वो तमाम लोग जो ऑफिस के लिए, अलग अलग कामों के लिए जो कैब का इस्तेमाल करते हैं, उनको पीक आवर्स के दौरान अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। अभी जो गाइडलाइन है उसके तहत बेस फेयर से सिर्फ 1.5 गुना तक किराया बढ़ सकता है, लेकिन 1 जुलाई से जब ये आदेश जारी हुआ, यानी कि नई गाइडलाइन जब जारी हुई है, तो उसके 3 महीने तक के बाद में ये नई गाइडलाइन जारी होंगी, नए दिशा निर्देश का पालन होगा और उसके बाद आपको बढ़े हुई दरों से पीक आवर्स के दौरान पैसा कैब एग्रीगेटर्स को चुकाना पड़ सकता है। श्रीराम सर, आप ही के पास आएंगे क्योंकि कंज्यूमर के हित में तो ये बिल्कुल भी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है फैसला। बाकी आनंद और तनवीर मेरे ख्याल से आज बहुत खुश होंगे, शर्तों के साथ भले ही हो सकते हैं, लेकिन रोजाना श्रीराम जी, आप और मुझ जैसे लोग जो कैब बुक करते हैं और पीक आवर्स में जब दुगनी प्राइसिंग देखते हैं, अब तो मेरे ख्याल से 2 गुना हो भी गया है, सरकार ने मंजूरी भी दे दी है, ये झटका मतलब जोर का झटका जोर से ही लगा। श्रीराम सर, देखिए, झटका तो जरूर है, परंतु ये दोगुली नीति है सरकार की। अगर केंद्रीय सरकार ने ये नीति बनाई है तो दोगुली है। क्यों मैं इसको दोगुली क्यों कहता हूं कि आजकल मैं मानता हूं कि ओला, उबर और जो शेयर्ड एप्स हैं, कैब्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आ गए हैं। ये भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और हवाई जहाज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। वहां तो आपने कैप लगाई नहीं, एयर ट्रांसपोर्ट में वहां तो 2 गुना नहीं 10 गुना तक भी लोग वसूल कर रहे हैं, और आप इसके ऊपर कैप लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कैप लगे, वहां भी चाहते हैं कैप लगे और यहाँ भी लगे, क्योंकि ये मनमानी नहीं होनी चाहिए प्रोवाइडर की कि अगर क्योंकि एक सेक्टर पे एक समय पे अगर भीड़ लग गई जाने वालों की और टैक्सियां कम हैं तो आप वो लूटना शुरू कर दो। तो कैप ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए हम कैप के हिमायती हैं। रही बात 1.5 से 2 गुना करने की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कंज्यूमर है, जो ट्रांसपोर्ट में टैक्सी में बैठता है या रैपिडो पे बैठता है, 2 व्हीलर में या 3 व्हीलर में, उसको झगड़ा नहीं है। जो टैक्सी वाला है या 3 व्हीलर वाला है या 2 व्हीलर वाला है, जो मुनासिब दाम है, दाम मुनासिब कैसे होता है? उसमें पेट्रोल लग रहा है, गाड़ी चल रही है, उसकी कैपिटल वैल्यू है, उसकी डेप्रिसिएशन है, उसकी EMI पे इंटरेस्ट वो दे रहा है, उसको रोटी भी खानी है, परिवार भी चलाना है। ये जो सारे खर्चे हैं, अगर दिन भर की कमाई से वो कवर नहीं कर पाएगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो हमारे में भी इंटरेस्ट में है कंज्यूमर के कि वो जिस समय मौका लगता है कि वो 4 पैसे फालतू ले ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये होता भी है। जहां पर ओला उबर नहीं है वहां बार्गेन होती है। वो कहता है जी मैं यहाँ जाने के 100 रुपए रेट है, कहते जी मैं तो 250 लूंगा, फिर बार्गेन होती है, नहीं तू 150 ले ले। और कुछ ऐप्स ऐसी हैं जैसे कि इन ड्राइव है जो दिल्ली में मैं इस्तेमाल करता हूँ, वहां तो आप बिड करते हो, वो एक्सेप्ट करता है नहीं करता उस पर डिपेंड करता है, एक नहीं करेगा दूसरा कर लेगा। तो मेरा ये कहना है कि जो सर्च प्राइसिंग है ये कंज्यूमर को के ऊपर कैप है, ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का डिवाइस है। और हम ये मांग करते हैं कि जिस तरह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस में ये अग्री करा है, उस तरह एयर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो देखती है, DGCA, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, वो फ्लाइट्स के ऊपर भी सर्च लगाए। क्यों नहीं लगाए भाई? सरकार की नीति दोगुनी नहीं होनी चाहिए कि हवाई जहाज के लिए कुछ और कैब्स के लिए कुछ। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि सरकार इस पे ध्यान दे। अच्छा, अब क्या ये उपयुक्त है और ये किन सिचुएशन में लग सकती है? सबसे बड़ी हमारे को ये डिमांड है कि जब सर्च प्राइसिंग चालू करें तो उसके जो क्राइटेरिया है वो पहले से तय होने चाहिए कि भाई कितना जब डिमांड एक्सीड कर जाएगा सप्लाई को, आप सर्च प्राइस करोगे कितने परसेंट, 10%, 20%, 30%, 40%, डबल 3 टाइम। तो सर्च प्राइसिंग को इफेक्टिव करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया क्या इस पॉलिसी में है? मुझे नहीं लगता वो है। और अगर है, और ये इसका ऑडिट कौन करता है? क्या सरकार के पास ऑडिट के मैकेनिज्म है कि वो ओला ऑडिट, ये उबर वाले जो बाकी कैब वाले हैं, इनके सॉफ्टवेयर को ऑडिट करके देखे कि भाई जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसको ये फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और अगर वायलेट कर रहे हैं तो कैसे पेनल्टी लगेगी? ये भी सवाल सरकार ने तय नहीं किए हैं, और इस पे मेरा ओपिनियन है जो समय आने पर मैं आगे बताऊंगा आपको। धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर अब सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर काफ़ी हद तक सर्च प्राइसिंग वाजिब भी लग रही है, और जो आपने सवाल उठाए हैं कि ये जो है कैपिंग लगानी चाहिए या इस प्राइस के ऊपर अगर आपको जाना भी है तो आप एक थ्रेशोल्ड प्राइस होना चाहिए जिसके ऊपर आप जा पाए। तनवीर, मेरे ख्याल से आप भी स्वागत करेंगे इस फैसले का, लेकिन उसके बावजूद
जिस तरह से इसको अमल में लाया जा रहा है, इसको और कंज्यूमर फ्रेंडली कैसे बनाया जा सकता है? 1.5 गुना से आपने बढ़ाकर इसको 2 गुना आप कर दिया है, लेकिन साथ में ये भी एक बात कही गई है जिस पर पता नहीं ये कितना अमल में होगा कि जब सर्च प्राइसिंग की जरूरत ना हो, जब पीक आवर्स ना हो, तो आप नॉर्मल प्राइसेस पर भी आ जाएं। ये तो हमने होता हुआ कभी भी नहीं देखा है। पहली बात तो मैं इसका स्वागत नहीं कर रहा हूँ, इसका विरोध कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि सरप्राइजिंग जो ये कल्चर है, ये कल्चर नहीं होना चाहिए। अगर ये कल्चर आएगा तो ऑलरेडी अब तक जो भी मतलब अभी 2x बनाया है केंद्र सरकार ने 2 गुना सर्च प्राइस लगाने की, कि ये 2 गुना लगा रहे हैं, 3 गुना लगा रहे हैं, कौन इसको मॉनिटर कर रहा है? आज तक एग्रीगेटर कंपनीज जब से मार्केट में आई है, कोई गवर्नमेंट का एक सिंगल रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है लोगों ने। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करके आज तक आए हैं। इनके लिए एक रूल्स फॉर्मेशन आज तक केंद्र सरकार ने नहीं बनाई। कोई भी इनके लिए एक कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं लेके आए लोग। हर स्टेट एग्रीगेटर लाइसेंस तो फ्रेम कर दिए, लेकिन वो एग्रीगेटर लाइसेंस के अंडर में जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस पे लोग स्टे ऑर्डर लेके या 1-2 चीजों पे स्टे ऑर्डर मिली, लेकिन सारे चीजों पे अडॉप्ट करके आज भी ये चल रहे हैं। एक स्टेट हमेशा उस सिटी के अनुसार प्राइसेस को फिक्स करता है, भले ही वो ऑटो रिक्शा हो, टैक्सी हो, टूरिस्ट टैक्सी हो, पर किलोमीटर कितना होना चाहिए, सिटी में चलने वाली गाड़ी का कितना, स्टेट वाइड फिरने वाली गाड़ी का कितना, ऑटो रिक्शा का कितना है। ये एक मैकेनिज्म है, लाइवलीहुड से लेके गाड़ी का मेंटेनेंस लेके कॉस्ट ऑफ द व्हीकल लेके हर चीज को मिलके। तो अभी बैंगलोर में जैसे रहते डीसी के साथ वो डिपार्टमेंट है, तो उसके बाद मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सारे मिलके मैकेनिज्म के तौर पे एक प्राइस फिक्स करते हैं, जो प्राइस 24 घंटे एक ही चलता है। आज तक तो चल रहा था, अभी एग्रीगेटर कंपनीज आने के बाद ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये लोगों ने गलत रास्ते दिखाए, उस रास्ते को अभी सरकार अडॉप्ट करने जा रही है। ये कंपनियों के फेवर में जा रहा है, क्योंकि कोई भी सर्च चार्जेस ये लोग कलेक्ट करते हैं वो पूरा ड्राइवर्स को नहीं मिलता। पीक आवर में जाके मेहनत करेगा ड्राइवर, तो उसके लिए कस्टमर दे रहा है ना पैसे। ये मीडिएटर है, इनका सिर्फ एक मैकेनिज्म है। क्या है? एक एप्लीकेशन लेके सिर्फ ड्राइवर्स और कस्टमर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ये ऑलरेडी 30% कमीशन ले रहे हैं, उस पे कुछ कानून लाओ, उसको कम करो, उसमें कैपिंग सिस्टम लाओ। जो स्टेट प्राइस फिक्स करेगा वो प्राइस स्टिक टू बाउंड करना चाहिए हर कोई भी कंपनी। ऐसा रूल फ्रेम बनना चाहिए, वरना डिपार्टमेंट्स जो इतनी मेहनत करके जी जो प्राइसेस बना रही है, तनवीर, यहाँ पे उसका आपने काफी फायदा क्या है, इम्पोर्टेंट बात उसका कही मतलब है। क्या है? आनंद, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मुझे श्रीराम जी के पास जाना होगा, क्योंकि श्रीराम जी कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन आया है सरकार का, उसमें ये बात कही गई है कि जो पैसा है सर्च प्राइसिंग का वो ड्राइवर के पास जाता है, लेकिन तनवीर यहाँ पर कह रहे हैं कि ड्राइवर्स को नहीं मिलता है। क्या हम इस तरह के मैंडेट की बात कर रहे हैं जहां पे सरकार ने खुद संज्ञान नहीं लिया है? इस तरह के रूल्स निकालने के पीछे जो कमेटी जिम्मेदार है, क्या उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की ही नहीं की नहीं है? उनको जमीनी देखिए, आप हकीकत जो नहीं कह पता रहे है। हैं और जो पाशा जी ने कहा है, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। Exactly. कस्टमर ये मान के कि भाई इस समय पीक आवर है, मुझे रेट ज्यादा देना पड़ेगा, वो देता है। हाँ। क्या उसका एक हिस्सा ड्राइवर के पास जाता है या नहीं जाता? या जो बिचौलिया है, जो ऐप चला रहा है, वो उसका पॉकेट कर लेता है। इसके लिए अगर आपने प्राइस तय कर दिया है कि इतने रुपए पर किलोमीटर इन कैटेगरीज गाड़ी को लगेगा, तो ये आपको भी तय करना चाहिए कि जो एग्रीगेटर कमीशन लेता है उस पर भी कैप होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा ना ले सके। और जो डिवीजन है वो इक्विटेबल होना चाहिए, क्योंकि देखिए मेहनत कर रहा है ड्राइवर, गाड़ी उसने किराए पे ली हुई है या उसने EMI पे ली हुई है, वो ये जानता है। उसमें पेट्रोल वो डालता है, गैस वो डालता है, उसमें वो उसकी मेंटेनेंस के खर्चे वो मीट करता है, कोई डैमेज होता है तो वो देता है, गाड़ी की साफ सफाई रखाई वो करता है, सेवा वो करता है, तो ज्यादा हिस्सा उसके पास जाना चाहिए। तो ये देखना चाहिए कि सर्च प्राइसिंग के बहाने क्या एग्रीगेटर जो ऑपरेटर है, गाड़ी को चलाने वाला है, गाड़ी का मालिक है या गाड़ी को चला रहा है या ड्राइवर है, उसकी कमाई को तो नहीं हथिया रहा, ये देखना जरूरी है। और इसमें केंद्रीय सरकार की नीति में कमी है। उनको बैलेंस करना चाहिए कि जो सर्विस प्रोवाइडर है और इंटरमीडियरी है और कंज्यूमर है, उसमें बैलेंस होना चाहिए कि जो पैसा कंज्यूमर दे रहा है उसका डिवीजन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि अब
एक इम्पोर्टेंट इंटरमीडियरी है जो कंट्रोल करता है सारे सिस्टम को, उसको ये कैसे हक दे सकते हो कि वो ड्राइवर का हिस्सा मार ले? क्या इस पे ऑडिट होता है? क्या इसके मंथली रिपोर्ट जाती है? क्या कार्रवाई की जाती है एग्रीगेटर्स पर कि अगर वो इसका तो दुरुपयोग क्या कर रहे यही हैं? वजह है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आनंद, क्या यही वजह है कि जब आप बोलते हैं कि मैं कैश से पेमेंट करूंगा तो ड्राइवर झट से हाँ बोल देता है, ऑनलाइन के लिए मना कर देता है क्योंकि उसको पता है कि उसको उसका हिस्सा नहीं मिलने वाला? आनंद, ऐसा बात नहीं है। वो कैश ले लो और अकाउंट को करो, एक ही अकाउंट आते हैं, ड्राइवर अकाउंट में शो करते हैं इतना अमाउंट हो गया बोल के। सर्च में ऐसा नहीं है वो कैश दिया तो कम आएगा ज्यादा आएगा, ऐसा बात नहीं है। वो ऑटोमेटिक ओला उबर में क्या होते हैं ना, सर्च में पेमेंट में थोड़ा ज्यादा दिखाते हैं, सम कम दिखाते हैं। बट ज्यादा कितना दिखाते हैं, पहले दिखाते हैं डबल ट्रिपल 4x देगा बोल के दिखाएगा। वो ड्रॉप का टाइम में डिपेंड होगा, ड्रॉप लोकेशन के ऊपर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल, अभी सर्च क्यों देते गवर्नमेंट और कंपनी वाला, इसका मतलब इतना है मॉर्निंग और इवनिंग ट्रैफिक ज्यादा रहता है। एग्जाम्पल, नॉर्मल टाइम में 10 किलोमीटर जाने के लिए 1 आवर हो जाएगा। वो टाइम में, सर्च का टाइम में, पीक टाइम में क्या होता है, वही 1 आवर जाने के लिए, 10 किलोमीटर जाने के लिए 4 आवर्स लेगा टाइम। इसका मतलब क्या है, ड्राइवर्स नॉर्मल टाइम में 4 ड्यूटी कर सकते हैं, पीक टाइम में 1 ड्यूटी कर सकते हैं। वो सर्च देते हैं ना, कुछ प्रॉफिट नहीं है ड्राइवर को, कुछ प्रॉफिट नहीं है। वो प्रॉफिट क्या है ना, गवर्नमेंट एक रेट फिक्स करना पड़ेगा ड्राइवर, सारा ड्राइवर को ये एक रेट मिनिमम रहना पड़ेगा 24/7। एग्जाम्पल, बेंगलुरु में क्या हो रहा है, ओला उबर में क्या हो रहा है, मॉर्निंग टू इवनिंग काम चलने का टाइम में थोड़ा पीक टाइम में थोड़ा पैसा मिलेगा। एक 24 रुपीज एग्जाम्पल बेंगलुरु का रेट है, 24 से 30, 32, 35 तक पीक टाइम में मिलेगा। नॉर्मल टाइम में ओनली मिलेगा 10 रुपीज 12 रुपीज मिलेगा। वो गवर्नमेंट रेट भी ड्राइवर को नहीं मिल रहा है। वो बहुत गलत है। कंपनी वाला क्या कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। कितना लाख पेमेंट, करोड़ का पेमेंट को ड्राइवर को प्रॉब्लम कर रहे हैं ओला उबर कंपनी वाला। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अभी पीक दे रहे ना, डबल दे रहे, वो कोई फायदा नहीं है, 100% फायदा नहीं है। क्यों इतना ही है, वो पीक टाइम में ड्राइवर एक ही ड्यूटी कर सकते हैं, मॉर्निंग से इवनिंग से 3-4 ड्यूटी कर सकते हैं, इवनिंग मॉर्निंग एक ड्यूटी कर सकते हैं। राइट। तो वो वेस्ट है, पीक वो क्या डबल दे रहे, वो 100% नहीं तो ऐसे waste में है। तनवीर, फिर आप जाके इसका अगर विरोध कर रहे हैं तो क्या आपने स्टेक होल्डर से बातचीत की है? अब सरकार नहीं। का पूरा फोकस ड्राइवर्स पर है, ठीक है, वो तो ओला उबर से ज्यादा, कंपनियों से ज्यादा ड्राइवर के हित में ये फैसला मान के हमें कह रही हैं कि आपको सर्च प्राइसिंग पे करना पड़ेगा, जो कि कंज्यूमर्स पे कर भी देते हैं। लेकिन अब इस विरोध में अगर आप हैं तो इसको आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो इसके विरोध में हूं तो मैं आज इवनिंग हमारे एडवोकेट के पास मैं कंसल्ट करने वाला हूं कि कैसे इसका विरोध कर सकते हैं, कैसे मैं इसको कोर्ट के दायरे में लेके जाके इसके बारे में खुलासा करूं, इसके बारे में जस्टिस ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बदनाम कौन हो रहा है कि आज के डेट में कस्टमर और हमारा एक अनुबंध है, हमारा रिलेशन है। वो है तो हम है तो वो है। आज ये कंपनीज आके अपनी खुद की एक पॉलिसी, जो कस्टमर की अंदर की कोई भी एक फीलिंग्स को नहीं जानते, ड्राइवर्स की फीलिंग्स वो नहीं जानते। उनको क्या है, अपना एक ऑल्गोरिथम कैलकुलेशन चाहिए, वेयर दे कैन मेक प्रॉफिट, वेयर दे कैन गो फ्री हैंड्स। उनको कोई बाउंड्री लाइंस नहीं चाहिए। अब ऐसी कंपनीज को दायरे में लाने के लिए कानून की आवश्यकता है। ऐसे खुले घूमने के लिए उनको छूट देना केंद्र सरकार की बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आज अगर 2x 3x हो गया या वो 4x ले रहा है, कौन मॉनिटर करेगा? अभी देखो, हम लोग अभी टिप्स नहीं मांगे, हम लोग कभी टिप्स के लिए डिमांड नहीं किए। कौन इनको बोला है कि टिप्स कलेक्ट करने के लिए? टिप्स कलेक्ट कर रहे हैं लोग। मॉनिटर कौन करेगा, ट्रैक कौन करेगा, अकाउंटेबिलिटी क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 2x 4x हो रहा है? अब ड्राइवर तो बोलने वाला नहीं है। वही बोल रहा हूँ जी। ड्राइवर को भी खुद पता नहीं चलेगा। उसको ये लोग एवरेज कर देते हैं सारा दिन का, इतने किलोमीटर है तुम्हारा, 1 किलोमीटर का हमने एवरेज 12 रुपए से या 15 रुपए से दे दिए, तुम एंजॉय करो। ये लोग कितना लिए रहते हैं, कभी 60 रुपया, कभी 40 रुपया किलोमीटर का, कभी 20। अगर कोई पूछेगा तो बोलेंगे हमने कभी 10 लिया था, कभी 20 लिया था। ये पूरा मिला के एवरेज कर रहे। इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है सरकार को मॉनिटर करने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सरकार एक ही चीज पे अड़ी रहनी चाहिए, 24/7 जो गवर्नमेंट रेट फिक्स हुआ है उस हिसाब से चलो। अगर लेट नाइट जो भी पहले से एक सिस्टम है कि 10-11 बजे के बाद 1.5 चार्जेस लगते हैं, उस हिसाब से उतना चार्जेस लेना चाहिए।
क्योंकि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट और आरटीए जो बोलते हैं, डीसी के अंडर में कमिटी बनती है, हर स्टेट में हर सिटी में है, तो वहां पे वो लोग बैठ के इतना मैकेनिज्म करते हैं, तो उसका फायदा क्या है? क्यों इनको इतनी छूट देनी चाहिए? क्योंकि वो पैसा मिलने वाला है, ग्राहक के जेब पे भारी पड़ेगा, कस्टमर को भी ग्राहक चूकेगा, और झगड़ा होता है कस्टमर और ग्राहक के बीच। ग्राहक को पता नहीं है कि कंपनी ले रही है, उसको लगता है कैब ड्राइवर ले रहा था। तो तनवीर जी, अब एक बात बताइए, अभी तो फिलहाल आप ओला उबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे सेक्टर में काम कैसे होता है? तमाम दूसरे ब्रांड्स की जो कैब्स हैं वो चलती हैं, क्या सभी जगह यही हाल है कि ड्राइवर्स को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा, या फिर आपको लगता है कि बाकी जगहों को फायदा होगा इस तरह के ऐलान से? क्योंकि सर्च प्राइसिंग, कंज्यूमर तो सोच रहा है कि ड्राइवर को हम दे रहे हैं, लेकिन उनके तो पॉकेट में जान नहीं रहा, तो हम क्यों नहीं दूसरी कैब सर्विस ले लें? ऐसा होगा क्या? नहीं, देखो, ये जब से एग्रीगेटर कंपटीशन आया ना, तो अभी सब लोग वही है। ये छोटा भाई है तो एक बड़ा भाई है। जब बड़ा भाई बड़ापन दिखाएगा, छोटा भाई छोटापन दिखाएगा, और तब क्या होता है, ड्राइवर्स लोग स्प्लिट होते जाता है। ये कंपनी में मुझे इतना अच्छा नहीं है, तो वो कंपनी में जाओ, तो वो भी वही है। सारे एग्रीगेटर आज के डेट में मैनिपुलेट करके सारा सिस्टम, आज के डेट में जो डिमांड एंड सप्लाई चेन, बहुत सारा डिफरेंसेस क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दीज एग्रीगेटर्स नॉट अंडर वन सिंगल फ्रेम, नॉट अंडर वन सिंगल फ्रेम ऑफ लॉ, नॉट अंडर वन बाउंड्री लाइन ऑफ द लॉ। क्योंकि इनके पास मनमानी है, कुछ भी है। क्योंकि पहले ऑटो रिक्शा रहती थी, कोई भी सिटीज में देखो, टैक्सीज में देखो, मीटर घुमाते थे, सारे रिक्शा में एक ही था। हम भी आज यही एक डिमांड रखे हैं, कर्नाटका स्टेट ने इंप्लीमेंट भी किया, ये कंपनी इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। अनाउंस कर दिया 1 सिटी 1 रेट, भले वो एयरपोर्ट टैक्सी हो या मेगा हो, मेरू हो, कोई भी हो, ओला उबर कोई भी हो, सिटी के लिमिट में जितना भी 60 किलोमीटर रेडियस में सर्विस देंगे, उसका प्राइस सरकार फिक्स की है। तो एक ही होगा हर कंपनी में। अगर तुम्हें ऑफर देना है तुम दे लो, लेकिन वो दाम ड्राइवर को भी मिलेगा, कस्टमर को भी एक ही मिलना चाहिए। 1 सिटी 1 रेट कॉन्सेप्ट में आएंगे। बहुत बढ़िया, 1 सिटी 1 रेट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, 1 सिटी 1 रेट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर जो बातें भी MVAG 2025 श्रीराम सर आपके पास में आ रही हूँ, गाइडलाइंस उसके तहत जो है वो रिवाइज की गई हैं, उस पर भी कहा गया है कि स्टेट्स को अडॉप्ट करने के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। अब सवाल यहाँ पर मेरा आपसे ये है, जो बातें हाईलाइट की गई है ना, उसमें तो श्रीराम सर, आम सफर अगर आप देखें, पीक आवर्स छोड़ दीजिए, आम सफर में भी आपको महंगा ही राइड मिलेगा। रेनी सीजन, बैड वेदर, कॉन्सर्ट, स्पोर्टिंग इवेंट, फेस्टिवल, लोकल प्रोटेस्ट, सडन स्पाइक इन डिमांड, ड्राइवर की अवेलेबिलिटी नहीं है, सभी कुछ तो आ गया है। सर मुझे ये बताइए, आम इंसान जो है जब भी निकलता है, कुछ ना कुछ हाल तो बाहर होता ही है जहां पर उसको पीक आवर्स के लिए गाड़ी नहीं मिलेगी इस रूल के तहत। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, परंतु जो पाशा जी कह रहे हैं, ये जो एग्रीगेटर्स जो हैं, ये मनमानी जो कर रहे हैं, इनको जो खुली छूट मिली हुई है, कानून में कुछ भी लिखा हो, जो ये करेंगे या मनमानी करेंगे, तो उसको रोकने वाला कौन है? जब तक आप प्रॉपर कानून नहीं बनाओगे और हर एक आदमी को उस सिचुएशन में सेम रेट नहीं लगाओगे, यूनिफॉर्मिटी नहीं हो स्टेट्स में। श्रीराम सर आप वाकिफ होंगे ये एग्रीगेटर्स के कानून में क्या कुछ कहा जाता है? क्योंकि जो डिसीजन लिया गया है वो तो कानून में बहुत एग्रीगेटर गाइडलाइंस के तहत है। सर मैं ये कह रहा हूँ जी कि पाशा जी ने क्लियरली बताया है, कानून में कुछ भी लिखा हो, एग्रीगेटर मनमानी करते हैं, मनमानी रोकने वाला कोई नहीं है। क्या इन एग्रीगेटर्स के सॉफ्टवेयर का ऑडिट होता है? क्या हर महीने देखते हैं कि भाई किसमें यूनिफॉर्मली पैसे मिले हैं, नहीं मिले हैं? क्या कस्टमर से जो फालतू पैसा इन्होंने लिया है, क्या वो रिफंड कर रहे हैं? ये सारे सवाल तब आएंगे जब केंद्रीय सरकार अपनी कंज्यूमर डेट्रीमेंट पॉलिसी बनाएगी। केंद्रीय सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कोई पॉलिसी नहीं बनाई, और जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जिसको ये काम करना चाहिए, वो अभी प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। फुल टाइम जो कमिश्नर अपॉइंट होने चाहिए कंज्यूमर अफेयर्स के सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में, जिसके पास ये अख्तियार हो कि वो हर स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से कंसल्ट करके उसको इनपुट दे सके, ताकि स्टेट्स में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट हो। वो तो हो ही नहीं रहा है। तो जब तक आप कानून प्रॉपर नहीं बनाओगे, तब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो अख्तियार होने चाहिए, जो कानून में लिखा होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो इस समय तो आपने मनमानी दी हुई है एग्रीगेटर्स को, उसको उन पर अंकुश लगाने का आपके पास कोई साधन ही नहीं है। जो करते हैं वो
जी, जो आसार भी दिखाई दे रहे हैं, मनमानी इनकी बढ़ने ही वाली है और ऐसे में ग्राहक तो सफर कर ही रहा था, अब तो पता चल रहा है कि ड्राइवरों को भी जो अल्टीमेट फायदा है वो नहीं मिलता हुआ दिखाई देगा। मेरे ख्याल से ये बहस का मुद्दा काफी दिनों तक रहने वाला है। तनवीर, आपसे तो यही उम्मीद है कि आप इसके विरोध में आगे आएं और जितना हो सके अपनी हिम्मत लगाएं इसको और स्ट्रीमलाइन करने के लिए और ग्राहकों के हित में सोचने के लिए। फिलहाल इस चर्चा को मुझे समाप्त करना होगा। जी बोलिए। करना ही है, जी, क्योंकि ग्राहक को प्रोटेक्ट करना ही है हमें, Absolutely. क्योंकि ग्राहक ही हमारी बेस है, हमारी बेस ऑफ अर्निंग है। जी। आज ग्राहक टूट जाएंगे तो ग्राहक कल हमारे पास नहीं आएंगे, हम भी कल बर्बाद हो जाएंगे। हम ऑलवेज वी थिंक इन विन विन सिचुएशन। बिल्कुल सही। चलिए इसी के साथ शो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का शिरकत की, समय दिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर। धन्यवाद।